तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी मार्केट का या फिर किसी भी एसेट क्लास का कैसे एनालिसिस करते हैं एंड निफ्टी का मेरा क्या व्यू है। लास्ट में मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा जिन पे मेरी नज़र है, और प्राइजेक्शन भी समझाऊंगा उसके पीछे मैंने क्या देखा उन स्टॉक्स में, एंड ग्लोबल मार्केट का निफ्टी पे क्या असर पड़ता है वो भी दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके आपको। मैं जनवरी में मेरी क्या प्लानिंग है एंड मैं कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजी जो है वो डिप्लॉय कर सकता हूँ मार्केट में, वो भी मैं समझाऊंगा। उसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा आप लोगों को मैं, ताकि आप भी मेरे साथ अगर डिप्लॉय करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। देखो, सबसे पहले तो हम किसी भी एसेट क्लास का अगर एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे आना है। देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस होता है, जो 20,000 फीट से जो हम एनालिसिस करते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है एंड उसकी जो विनिंग रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी है, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे यहाँ पे हुआ क्या है कि प्राइस ऊपर गया। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने के बाद तो अगर आप देखो कि प्राइस जैसे ऊपर गया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया एंड सेकंड बार ऊपर गया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम ऊपर गया। ठीक है, तो दिस इज द प्योर अप ट्रेंड। अब उसके बाद हुआ क्या है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान दे लेना एक बार। जब प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने कंसोलिडेट भी किया, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पे, तो एंड देन प्राइस ने कंटिन्यूएशन किया। अब हुआ क्या कि प्राइस वहां से नीचे आना शुरू किया। अब जनरली लोगों ने कहाँ पे एंट्री करी होगी, इस कंसोलिडेशन के बाद एंट्री करी होगी या फिर इस ब्रेकआउट पे एंट्री करी होगी। सीधा डायरेक्टली कहाँ पे इसको वैसे तो टेक्निकली तो इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था एंड यहाँ पे हमारा जो मेजर ब्रेकआउट था वो भी हुआ था, तो उसके हिसाब से सपोर्ट था। बट मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि जो भी मेजर सपोर्ट या फिर जो मेजर रेजिस्टेंसेज होते हैं, जिन लेवल के ऊपर भी बड़े टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, जहाँ पे भी बड़े टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर कब करता है, जब उसको मार्केट का सेंटिमेंट चेंज करना होता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ऊपर गया एंड मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा जब भी ऑब्वियस एंट्रीज हो, यहाँ पे क्या थी, ऑब्वियस एंट्री थी, सबने यहाँ पे एंट्री करी, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया एंड मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूएशन कर दिया, जिसको सब कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड प्राइस वहाँ से प्योर प्राइस एक्शन जो है वो फॉलो कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक का फिबोनाची, प्राइस ने जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 0.5, वहीं से रिजेक्शन लिया एंड प्राइस वापस अपना नीचे के लेवल के पास आने लग गया। बट मार्केट ने जो अपना लो है वो अभी तक ब्रीच नहीं किया एंड जहाँ से मार्केट ने एक बड़ी रैली दी थी 1000 पॉइंट के लगभग की, वो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। तो अगर मार्केट ये वाला लो ब्रीच कर देता है, तो मार्केट क्या करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेगा। बेरिश आपको तभी होना जब मार्केट ये वाला जो अपना लो है, क्योंकि ये मेजर स्विंग लो है अभी। ठीक है, एंड यहीं से ही मार्केट का कैरेक्टर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो वो भी इन लेवल्स के नीचे ही होगा, जो रिवर्सल होगा ना ट्रेंड का, नीचे की साइड में। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट नीचे आया था उस दिन बट सब लोगों को फंसाया, उसको सबको दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ एंड यहाँ से लोगों को एंट्री दी, बट वो ऊपर नहीं गया। नेक्स्ट डे से क्या हुआ कि उसने एक धीरे धीरे करके लो ब्रीच किया एंड नेक्स्ट दिन गैप डाउन करके। अगर आपको एक और चीज़ मैं समझाऊँ यहाँ पे, तो देखो इसने कैसे मैनिपुलेशन किया यहाँ पे। फर्स्ट डे क्या हुआ कि लोगों को यहाँ पे दिखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है एंड कंसोलिडेट हो रहा है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है तो ऊपर जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर गया प्राइस एंड कंसोलिडेशन किया तो ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए। बट प्राइस ने क्या किया, यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आ गया तो जो भी लॉन्ग वाले थे सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड जैसे ही सबने स्टॉप लॉस अपना हिट करवाया, वापस प्राइस ऊपर गया। बट क्या ये हाई ब्रीच कर पाया? नहीं ब्रीच कर पाया। तो हमें लॉन्ग में एंट्री कब करनी थी यहाँ पे, इस हाई को ब्रीच होने के। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा, तभी आपको कहीं पे एंट्री एग्जिट लेना है। आप ये नहीं कर सकते कि बीच में इसने ब्रेक नहीं किया तो आपने पहले ही एंट्री ले ली, आपने ये सोचा कि चलो ये ब्रेक कर ही देगा, इतनी ऊपर तेजी से आया है। तो ऐसे नहीं होता है। एंड देखो सबने यहाँ पे एंट्री करी होगी, 100% यहाँ पे पुलिस लोगों ने एंट्री करी कि प्राइस इतनी तेजी से ऊपर गया है तो अब तो हाई ब्रीच कर ही देगा। तो लोगों को एंट्री करवाई, फिर वापस देखो नेक्स्ट डे से धीरे 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 नीचे आ गया। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट ने अभी तक इस लो पे था, मार्केट यहाँ पे इस लो पे जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो लोगों को क्या दिखा, अब यहाँ से वापस जैसे बाइंग आई थी वापस वैसे ही बाइंग आई यहाँ से, एंड लोगों ने अपने लॉन्ग क्रिएट करना शुरू किया। अब देखोगे नीचे से यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे वीक बनी है नीचे, देखोगे अगर आप तो लोगों ने नीचे बाइंग करी है। एंड जैसे ही मार्केट नेक्स्ट दिन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ एंड प्राइस वहां से नीचे आ गया। सबको जो स्टॉप लॉस थे सबके यहाँ पे सबके हिट कर दिए स्टॉप लॉस। अब प्राइस क्या कर सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान से समझना। मैं बहुत तो ये ध्यान से समझना, जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब लोगों को क्या लगा कि इस वाली कैंडल का जो ब्रेकडाउन हुआ,
तो लोगों ने लगा कि यहाँ पे अब शॉर्ट बिल्डअप हो गए हैं, तो शॉर्ट करना शुरू कर दो। तो लोगों ने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे रिटेलर्स ने। एंड जैसे ही उन्होंने शॉर्ट किया यहाँ पे, प्राइस नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन हो गया एंड प्राइस ने अपना अभी तक हाई ब्रीच नहीं किया है। बट ये प्रोबेबिलिटी है कि ये अपना हाई ब्रीच करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस कैंडल पे शॉर्ट किया था ना, वो इस वाले लेवल तक आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि वो ये सोचते हैं कि इस वाले लेवल तक आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट है। क्योंकि उन्होंने बुक में पढ़ा है कि सपोर्ट तक आता है, किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो वो सपोर्ट पे आएगा, रेजिस्टेंस ब्रीच होगा तो वो अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा। अब प्राइस की क्या करने की प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से अपना हाई जो है 23,926 का, वो ब्रीच करके इन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, उन्होंने लगा हो कि यहाँ पे गैप है, गैप के ऊपर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, तो वो एक बार ये स्टॉप लॉस हंट करने जाएगा प्राइस, ये प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे। ठीक है? तो हमारा क्या व्यू है, ठीक है? जिस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं उस हिसाब से मेरा व्यू बता देता हूँ आपको। मेरा व्यू है सिंपल सा, देखो, मेरा व्यू है कि 1 फरवरी को जो है वो बजट है। तो जनरली जब भी बजट होता है, इंडिया वीक जो होता है ना, या फिर जो वोलेटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि वोलेटिलिटी हमेशा तब इंक्रीज़ होती है जब कोई भी इवेंट आने वाला होता है, या फिर कोई भी न्यूज़ आने वाली होती है, या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली होती है, तब वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होती है। जनरली लोगों को लगता है कि वोलेटिलिटी का मतलब प्राइस ऊपर-नीचे करता है, वो होता है। देखो 2 तरह की वोलेटिलिटी होती है, एक होती है प्राइस वोलेटिलिटी, एक होती है मार्केट वोलेटिलिटी। तो प्राइस वोलेटिलिटी और मार्केट वोलेटिलिटी में डिफरेंस होता है। मार्केट वोलेटिलिटी हमें बताती है कि मार्केट में फ़ियर कितना बढ़ने वाला है, और मार्केट में फ़ियर कब बढ़ने वाला है। एंड प्राइस वोलेटिलिटी हमें बताते हैं कि मार्केट में वोलेटाइल मतलब प्राइस कितना वोलेटाइल होगा, कि मार्केट एक कितनी बड़ी रेंज बना सकता है या फिर कितनी छोटी रेंज बना सकता है। जितना प्राइस कम वोलेटाइल होगा उतनी छोटी रेंज में वो काम करेगा, जितना ही प्राइस ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतनी बड़ी रेंज में वो काम करेगा। पिछले जनवरी की मैं बात करूँ तो 8 जनवरी के आसपास से मार्केट ने हाई जो लगाया था 29 जनवरी को, वो था 16.5। तो इंडिया वीक जो हाई मारा है वो 29 जनवरी को उसने मारा है 16.5 का, ठीक है? एंड जो 8 जनवरी को उसने लो मारा था, वो मारा था 12 का। तो लगभग 5% के आसपास यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई थी। उससे पहले जनवरी की अगर मैं बात करूँ तो 2 जनवरी को क्या लो मारा था इसने? 14 का, हैं, ठीक है? और इसने फिर उसके बाद में हाई कितना मारा 30 जनवरी को? वो मारा 19 का, ठीक है? तो यहाँ पे भी 5-6% के आसपास जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई। उसके पहले की मैं अगर बात करूँ, उससे पहले वाले जनवरी की, उसके पहले आप यहाँ पे देखोगे 4 जनवरी को जो लो बना था, वो बना था 14 का। एंड उसके बाद जो हाई बना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 18 जनवरी को, वो बना है 22 का, ठीक है? यहाँ पे 7-8% की जो है वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई थी। तो जनरली हमेशा जनवरी में वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होती ही होती है, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने एक व्यू बनाया था अपना, एंड उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। मेरा क्या व्यू है कि जनरली मार्केट में जनवरी में वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो मेरे को जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अब वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? जब आप नेट में बाइंग रहते हो, इसका मतलब डेबिट स्प्रेड्स अगर आप बनाओगे, तो वो आपको प्रॉफिटेबल रखेगी वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होने के मार्केट सिनेरियो में। वोलेटिलिटी डिक्रीज़ होने वाली है, जैसे कि फ़ेब में जब बजट अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद वोलेटिलिटी डाउन जाती है, उसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी क्रश। तो ऐसे सिनेरियोज़ में हम बनाते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स, कि मार्केट में हम सेलिंग ज़्यादा की करते हैं एंड बाइंग कम की करते हैं, ताकि हमें जो मार्केट वोलेटिलिटी डिक्रीज़ होगी, तो उससे हमें प्रीमियम भी डिक्रीज़ होंगे। तो प्रीमियम डिक्रीज़ होंगे तो हमें कब फ़ायदा होगा? जब हम शॉर्ट होंगे प्रीमियम्स में, ठीक है? तो मुझे क्या करना है बेसिकली, 30 जनवरी के आसपास का आउट ऑफ द मनी जो है हमें सेलिंग करनी है। तो जो 24,500 का कॉल है वो मैं यहाँ पे ₹146 का सेल कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं 23,000 का एक ₹101 का जो है पुट शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है? अभी आप यहाँ पे देखो, हमारा जो प्रॉफ़िट है वो ₹6,000 के आसपास का है, एंड जो हमारी रेंज है 22,700 एंड 24,700 के आसपास की है। तो मैं अगर परसेंटेज वाइज़ बताऊँ तो 4 साढ़े 4% ऊपर की रेंज है एंड 4 साढ़े 4% नीचे की रेंज है। ठीक है? सेम रेंज है। बट अब हम इसमें क्या करेंगे वो मैं समझाता हूँ आपको। अब हम 27 मार्च को जाएँगे, 27 मार्च को क्या करेंगे कि हम उसी जो हमने सेल किया है उससे 500 पॉइंट दूर बाय करेंगे। हम ये जो है ये बाय कर लेंगे। 25,000 का हमने बाय कर लिया, एंड यहाँ पे भी हम 23,000 के आसपास का जो है बाय कर लेंगे। अभी आपको जो कि हमारा ये हमें दिखा रहा है, ठीक है? ये भी बहुत प्रॉफ़िटेबल स्ट्रैटेजी है, जिन लोगों को नहीं पता, ये स्ट्रैटेजी के बारे में बाद में बात करेंगे। बट हमने अभी क्या किया है, अभी ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जैन में हमारी जो क्वांटिटी इसने ली हुई है, 1 लॉट की 25 ली हुई है, एंड 27 मार्च की उसने ली है और 75 ली हुई है। तो हम इसको भी जो है 3 लॉट कर देंगे यहाँ पे।
ठीक है? ये, ये हमने 3 लॉट कर दिया। अब हमारी रेंज देखो आप कितने की है, 22,655 एंड 24,700। तो उतनी ही हमारी रेंज है, लगभग साढ़े 4% की रेंज है। बट जो पहले हमारा 6,000 का प्रॉफ़िट था, वो अब दुगना से भी ज़्यादा हो गया है। 14,000 का, वो साढ़े 14,000 का प्रॉफ़िट हो गया है। जो हमारी 66-67% प्रोबेबिलिटी थी, वो इंक्रीज़ हो गई है, अब 72% हो गई है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जनवरी में वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, वोलेटिलिटी को इंक्रीज़ करके देखेंगे यहाँ से। तो देखो आईवी जो अभी 0 पे है, उसको मैं अगर 10 के आस-पास लेके जाता हूँ। अब देखो हुआ क्या, जो हमारा 12,000 के आस-पास प्रॉफ़िट था, वो 19,000 के आस-पास पहुँच गया। जो हमारी प्रोबेबिलिटी 72% के आस-पास थी, वो अब 78% के आस-पास पहुँच गई है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी रेंज 22,700 थी, वो अब 22,500 हो गई है। ऊपर की तरफ जो 24,700 थी, वो 24,900 हो गई है। तो नीचे की तरफ हमें अब मिल रहा है 5% के आस-पास का बफर, एंड ऊपर की तरफ भी हमें लगभग मिल रहा है साढ़े 4-5% के आस-पास। एंड जितनी ही वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होती रहेगी, उतनी ही रेंज बड़ी होती रहेगी, उतना प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होता रहेगा, उतनी प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है? ये हो किसकी वजह से रहा है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये हो रहा है जो हमने बाय किए हुए हैं ना, इसकी वजह से। ये जो हो रहा है, ये हो रहा है हमने जो बाय किए हुए हैं, इनके वेगा की वजह से, क्योंकि हम नेट वेगा पॉज़िटिव है अभी। 2,774 का वेगा पॉज़िटिव है हमारा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट में 1% वोलेटिलिटी में चेंज होता है, तो हमें ₹2,700 ऐसे के ऐसे हमारे प्रीमियम्स में ऐड हो जाएँगी टोटल स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो ये स्ट्रैटेजी जो मैंने डिप्लॉय करी हुई है, इसी स्ट्रैटेजी पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। और अलग भी स्ट्रैटेजी है, जैसे फरवरी के लिए मैंने कोई वेगा नेगेटिव में स्ट्रैटेजी बना रखी है, क्योंकि वोलेटिलिटी डिक्रीज़ होगी, तो मुझे प्रॉफ़िट चाहिए जब वोलेटिलिटी डिक्रीज़ हो, ठीक है? तो उसके लिए मैंने वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी बना रखी है, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगा आपको। ये स्ट्रैटेजी तभी आप डिप्लॉय कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होने वाली है। जब वोलेटिलिटी डिक्रीज़ होने वाली है, तो ये आपको लॉस देगी। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, तो देखो हमारे बीच में जो है लॉसेस बढ़ते रहेंगे जितनी वोलेटिलिटी डिक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है? जैसे मैंने जब स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी थी, तो मेरे को बीच में लॉस था, क्योंकि मुझे पता था वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होगी यहाँ से। तो जो मेरा बीच का लॉस है, वो धीरे-धीरे कवर होके, पहले मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो लगभग ऐसी थी। बीच में मुझे लॉस था एंड साइडों में मुझे प्रॉफ़िट था। बट जैसे मैंने 28 या 27 दिसंबर को जो है डिप्लॉय करा था, एंड अभी मुझे वो बीच का जो है प्रॉफ़िट में कन्वर्ट हो चुका है आराम से। अब मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी बन चुकी है, एंड धीरे-धीरे जैसे वोलेटिलिटी और इंक्रीज़ होती रहेगी, तो मेरी स्ट्रैटेजी भी, ये बीच में जो प्रॉफ़िट है मेरा, वो और इंक्रीज़ होता रहेगा, एंड मेरी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैं देख रहा हूँ। जो पहला स्टॉक है ना, वो है रेडिंगटन, ठीक है? अब इसने किया क्या है, आप ध्यान से देखो। फर्स्ट ब्रेकआउट इसने यहाँ से लिया। ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट किया। बट इसने क्या किया, अपना जो स्विंग लो था पहले वाला, जो कि इम्पोर्टेंट स्विंग लो था, जहाँ से हमेशा बाइंग आती है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, and उससे पहले ही वॉल्यूम के साथ ऊपर चला गया। तो अगर इसका आप ओबीवी देखोगे, तो वो भी कभी भी है ना, जब प्राइस ऊपर गया तो वो घटा नहीं है कभी भी। जैसे यहाँ पे देखो, इसने वॉल्यूम ने ब्रेकआउट दिया, एंड विथ प्राइस ने भी ब्रेकआउट दिया, ठीक है? फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन जब हुआ, तो ये नहीं कि वॉल्यूम नीचे आ रहा था, जब प्राइस नीचे आया, तो ही जो है वॉल्यूम भी आपका नीचे आया, ओबीवी भी नीचे आया। बट जब प्राइस ऊपर जाने लग गया, तो आपका वॉल्यूम भी ऊपर जाने लग गया। तो ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो एक्टिव हैं इस स्टॉक में। तो यहाँ पे आप एंट्री करने का सोच सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अभी आपको स्टॉप लॉस भी छोटे मिल रहे हैं इन लेवल्स के आसपास। दूसरा जो स्टॉक है, वो है कुदेमुख आयरन कोर। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, देखो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ओबीवी हमेशा जब भी प्राइस ऊपर गया है, तो ओबीवी भी ऊपर गया है इसका। यहाँ पे देखो कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर है, वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है अभी भी। इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया ना, तो अगर आप देखोगे, तो यहाँ से ओबीवी ने भी ब्रेकआउट दिया। तो प्राइस ऊपर गया, एंड प्राइस ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, एंड इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे, जब प्राइस जब जब भी ऊपर जाता है, तो वॉल्यूम अच्छे आते हैं, जब जब भी नीचे आता है प्राइस, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाते हैं। ये हमें दर्शाता है कि जो प्राइस में एक स्ट्रेंथ होती है ना, कि स्मार्ट मनी कहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है, तो वो ये दिखाती है हमें। एंड यहाँ पे साथ साथ में इसने क्या किया है कि सारे जो मूविंग एवरेज होते हैं, जो मैंने लगा रखे हैं, उनका भी एक साथ में ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी है इस स्टॉक पे, काफ़ी अच्छा जो आपको रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। एंड तीसरा जो स्टॉक है, चैलेंज होटल्स, ये मेरा बहुत ही फेवरेट, मेरी काफ़ी अच्छी ट्रेड रही है ये। अब मैं इसको बहुत एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ कि ये गिरा नहीं है, जैसे-जैसे मार्केट गिरा है, ये नहीं गिरा है बिल्कुल भी। तो क्या किया कि मैंने इन लेवल्स के आस-पास क्या है, इसमें एंट्री करी थी।
बट मैंने इसको एग्ज़िट नहीं किया, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ने एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट किया, प्राइस नीचे भी आया कई बार, बट मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था? मेरा स्टॉप लॉस था इन लेवल्स के नीचे, कि जब प्राइस इन लेवल्स के नीचे आएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस आपको दिख ही रहा होगा वैसे तो। इसमें अभी मेरे को लगभग तो अभी मेरे को इसमें लगभग 10% के आस-पास प्रॉफ़िट हो रहा होगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगा। एंड मेरा जो फर्स्ट टारगेट है इसमें, ये मल्टी बैगर हो सकता है, ठीक है? ये मेरे पोर्टफ़ोलियो में है अभी 3-4 सितंबर से मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो पहले मैंने इसमें कुछ क्वांटिटी ली, फिर मैंने वापस कौन मतलब हर महीने में कौन ये गिरता था मैं और लेता था, गिरता था मैं और लेता था, क्योंकि मेरे को कन्विक्शन था। तो जब भी आप अपने कन्विक्शन पे काम करते हो ना, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो पहला टारगेट जो मेरा होगा इसमें ₹1200 के आस-पास का होगा, दूसरा टारगेट मेरा 1400 के आस-पास का होगा एंड थर्ड टारगेट एंड लास्ट टारगेट मेरा इसमें 1700 के आस-पास का होगा। अचीव होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मेरा कन्विक्शन इसमें है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ, जिस हिसाब से मैं समझता हूँ चीज़ों को, तो मेरा उस चीज़ में कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन हमेशा रहता ही है। ठीक है? अगर मैं गलत हुआ तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं अपने स्टॉप लॉस लूँगा और बाहर निकल जाऊँगा। तो अगर आप वीकली में इसका वॉल्यूम देखोगे, तो वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया है, विद प्राइस में भी ब्रेकआउट आया है। ठीक है? एंड अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से मैं जो है एनालिसिस करता हूँ।